हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। जी प्लस बी पीआरटी के पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं। 12th क्लास आज हमारी है, यानी ऑलरेडी 1100 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली 2600 तक जाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 27th क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी थियोरी की, ठीक है, जिसमें हम NIOS और बाकी चीज़ों का कंपाइलेशन जो है उन क्लासेस में मैं आपको दे दूंगी। टोटल मोस्ट प्रोबेबली हमारी 40 क्लासेस होने वाली हैं, 40 से ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। क्वेश्चन आपके सामने है जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और जितने भी पीवाईक्यूज में मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है, मेक श्योर आपको वो ध्यान रहे, बिकॉज 2500-2600 क्वेश्चन मोर देन इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली अगर वो प्रीवियस ईयर हैं तो। ओके, सो ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड आपकी चीजें दोबारा से आने की संभावना रहती है। और कई बच्चों का ये है कि 2019 वाला भी करा दो, 2019 के 2 पेपर हम कवर करेंगे। सो 2019 का एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा, बट 2019 अभी 2026 चल रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया। डजेंट मैटर, हम 2022 तक भी अगर आप कर लोगे ना, मोर देन इनफ रहेंगे। Okay, which of the subsequent is not one amongst the samples of dynamic personality? So कौन सा जो है इनमें डायनेमिक पर्सनालिटी के सैंपल में इंक्लूड नहीं किया जाता? साइको सोशल, सोशल लर्निंग, बायोफिजिकल अप्रोच या फिर साइको एनालिटिकल अप्रोच? तो आंसर आपका बायोफिजिकल अप्रोच हो जाएगा जी। ओके, ये इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन होना, उसको ध्यान रखना, रिपीट होने के चांसेस हैं। देयर आर 3 आइडियल वेज टू अप्रिशिएट एंथुजियाज्म। तो एंथुजियाज्म को अप्रिशिएट करने के लिए या बढ़ाने के लिए कौन से योगा की हम हेल्प लेते हैं? सो ये वो 3 आइडियल वेज हैं जो भगवत गीता में मेंशन है। ओके, आंसर आपका सी हो जाएगा, जनन योग या फिर आपका ये भक्ति योग और कर्म योग, ठीक है। कर्म योग में आप सेल्फलेस एक्शन करते हो, ज्ञान योग या जनन योग जो भी आप प्रोनाउंस करो इसको, वो नॉलेज या विजडम से रिलेट करेगा, और भक्ति योग डिवोशन से। बहुत बार फोर्थ जो है वो राजयोग मेंशन किया जाता है, जो मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ओके, सो ये 4 तरीके के योग जो हैं वो भगवत गीता में मेंशन है, 3 मेजरली। सो वो 3 तो एटलीस्ट आपको ध्यान होने चाहिए। ओके, और डिटेल में डीपर लेवल पे इन योग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। Which of the following is not a follow-up to the theory of evolution? So theory of evolution की बात कर रहे हैं, यानी चीजें कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती हैं, वेरिएशंस रहते हैं, ग्रेजुअल रहती हैं चीजें, तो कोई पर्टिकुलर स्टेजेस जो हैं वो आपको इवोल्यूशन की थियोरी में नहीं देखने को मिलती। सो आंसर आपका स्टेजेस रहेगा। वेरिएशन, कॉन्टिन्यूटी, ग्रेजुअलिज्म ये डायरेक्ट इंप्लीकेशंस हैं इवोल्यूशन की थियोरी के। इवोल्यूशन का मतलब ही ये है कि चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। ओके, which among them are Piaget's cognitive processes? तो पियाजे के cognitive processes पूछे गए हैं। आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और ऑटोनॉमी और कंफर्मिटी। तो ऑब्वियसली आंसर स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इसकी बात करते हैं पियाजे। ओके, इनफैक्ट एक क्वेश्चन ना अभी नेट का जो पेपर हुआ था एजुकेशन में, उसमें आया हुआ था कि इनमें से कौन सा जो है वो थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। ओके, और उनमें ऑप्शन थे, एक जगह एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, एंड बाकी 2 जो है वो सीधा सीधा थॉर्नडाइक के ही ऑप्शन थे, तो वो उसकी थियोरी से थे। सो एसिमिलेशन और इक्विलिब्रेशन में से भी अगर चूज करना आए, सो थॉर्नडाइक के प्रोसेसेस में एसिमिलेशन हम फिर भी मान लेंगे, इक्विलिब्रेशन तो बिल्कुल टोटली पियाजे ने ही दिया है, बट एसिमिलेशन एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं कि हमारी नॉलेज इकट्ठी हो रही है, ठीक है, एक स्कीमा में, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम चीजें एडअप किए जा रहे हैं। सो सेम चीज जो एनालॉजी वाला लॉ है थॉर्नडाइक का, उससे भी रिलेट करती है। ओके, तो अगर बिल्कुल प्योरली पूछा जाए, सो एसिमिलेशन पियाजे ने दिया है, बट कहीं ना कहीं वो थॉर्नडाइक से भी रिलेट करेगा। सो प्योर लेवल पे इक्विलिब्रेशन जो है वो थॉर्नडाइक से रिलेट नहीं करेगा। तो ये बात भी आपको पता हो। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, while learning a brand new task, a student's performance has improved by the presence of teacher. So टीचर की प्रेजेंस की वजह से इंप्रूवमेंट या परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? सो ये आप ट्रिकी क्वेश्चन लग सकता है आपको, आप टीचर फैसिलिटेशन बोल सकते हो, बट दैट्स नॉट द आंसर, ठीक है, क्योंकि टीचर असिस्टेंस भी हो सकता है उस हिसाब से। तो सो ये सोशल फैसिलिटेशन रहेगा जी। सोशल फैसिलिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी और की प्रेजेंस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो रहा है। अब वो नेगेटिवली भी हो सकता है और पॉजिटिवली भी हो सकता है। ओके, तो ये सोशल फैसिलिटेशन रहेगा, यानी बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है।
व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ प्यूबर्टी? तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि सेम सा ही टाइम पीरियड दे रखा है। देखो, अगर हम WHO के अकॉर्डिंग जाएं तो उन्होंने एडोलेसेंस की एज जो है वो 10 से 19 साल बताई है। ओके, और वही पीरियड टेक्निकली जो एडोलेसेंस वाला है वही प्यूबर्टी का होता है। सो टेक्निकली तो 12-13 साल के आसपास आती है प्यूबर्टी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 19 तो इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? सो 19 के हिसाब से या मेजॉरिटी ऑफ प्यूबर्टी के हिसाब से आपका आंसर बी रहेगा जी। सो उन्होंने 13:19 दिया है। 13 के बाद ही मेजॉरिटी जो है वो प्यूबर्टी शुरू होती है। 10 से 19 हमारा एडोलेसेंस का पीरियड है। सो ये ऑप्शन जो है, आप होता है ना, आप क्लेम भी नहीं कर सकते वाला। सो ये आंसर आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसी आंसर के साथ जाएंगे। ओके, एक्सट्रीमली हॉट वेदर मेक्स पीपल थिंक अबाउट कोल्ड वेदर। सो अगर बहुत एक्सट्रीमली गर्म है तो आप ठंडे के बारे में सोचते हो, और बहुत, जैसे अभी आजकल बहुत ठंड चल रही है, सो आपको गर्मियों की याद आ रही होगी। ओके, तो ये किस तरीके के लॉ का एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, इक्वालिटी, कॉन्ट्रास्ट, प्रॉक्सिमिटी। सो आप एग्जैक्ट ऑपोजिट सोच रहे हो जी। जब एक्सट्रीमली हॉट है तो आप एक्सट्रीमली कोल्ड का या कोल्ड वेदर का सोच रहे हो। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट, ठीक है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मोरल ग्रोथ आर देयर इन कोलबर्ग स्टेज? तो कोलबर्ग के में हम 3 लेवल पढ़ते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और 3 दूनी 6 स्टेजेस पढ़ते हैं। सो स्टेजेस कितनी होंगी जी? 6 होंगी। आपको 6 की 6 स्टेजेस पता होनी चाहिए। हु लेबल्ड द यंग अडल्टहुड एज द ट्राइंग 20s? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो नए दिख रहे हैं आपको, ये आपको ध्यान रखने हैं आगे के लिए। ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए हेल्प कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड में। ओके, ये बी ऑप्शन है। बाउल्बे और बंडूरा, बंडूरा और फ्रूड, कोलबर्ग और पियाजे। तो देखो, हमने कोलबर्ग, पियाजे, फ्रूड, बंडूरा ये पढ़े हुए हैं। इनमें कहीं पर भी, क्योंकि अगर ऐसी कोई टर्म होती सडनली तो हमें पता होती, सो इन पे कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड यहां काम करता है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उस पे आप श्योर होते हो कि मैं श्योर हूं कि कोलबर्ग ने तो मोरल ग्रोथ की स्टेजेस बताई हैं, तो वो अडल्टहुड की तो बात ही नहीं कर रही हैं, या फिर अडल्टहुड में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, ट्राइंग 20s नहीं बोला है उन्होंने। पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, उनमें भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। बंडूरा तो बात सोशल लर्निंग की करते हैं, वैसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, सेल्फ एफिकेसी की ज्यादा बात की है, ठीक है। फ्रूड ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। बचे कौन जी? शी। तो ये जो शी हैं, इन्होंने बोला था क्राइसिस, ये अपनी एक बुक है, पैसेजेस, प्रिडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ अडल्ट लाइफ। तो इसमें उन्होंने जो 20 से 29 साल का पीरियड है 20, तो ट्राइंग 20s जो है उस पीरियड को बोला है, क्योंकि वही उसी टाइम पे आप अपनी आइडेंटिटी, करियर, इंडिपेंडेंस, सारी चीजें जो हैं वो अपना सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से मीट करने की कोशिश, प्रेशर फील करना, वो सारी चीजें हैं उस टाइम आप कर करके देख रहे हो कि क्या चीज आपके लिए वर्कआउट कर सकती है। तो ट्राइंग 20s है वो। रोजर गोल्ड जो है, उन्होंने भी एडल्ट डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम किया है, और उन्होंने भी इसी तरीके की डिफिकल्टीज या क्राइसिस जो आप फेस करते हो उनकी बात की है। ओके, सो ट्राइंग 20s नाम आए, अगर एक नाम हो तो आप गैल शी के साथ जाएंगे, ये रहा, ठीक है, पूरा नाम इनका। और अगर 2 आ रहे हैं तो ये रोजर गोल्ड भी आप इंक्लूड कर लेंगे। Which one of the following is not one of the stages of moral development given by Piaget according to Piaget? So Piaget ने 2 ही स्टेज दिए हैं जी, हेट्रोनोमस स्टेज और ऑटोनोमस स्टेज। तो ये दोनों तो फॉर श्योर नहीं है, नोट पूछा है हमसे। अनोमी करके कोई स्टेज दी नहीं है, तो बट मेजरली जो है अनोमी को प्री मोरल स्टेज या स्टार्टिंग की जो 3-4 साल की एज की बात है उसके दौरान यूज कर लेते हैं। बट टेक्निकली पियाजे ने ना तो इम्पेरेटिव दिया है ना ही अनोमी दिया है। ओके, बट आंसर इम्पेरेटिव दिया है इन्होंने, विच इज राइट, बिकॉज इम्पेरेटिव का मतलब होता है मैंडेटरी। तो ऐसी तो कोई पर्टिकुलर स्टेज है नहीं। ओके, अनोमी को चलो हम हेट्रोनोमस या हेट्रोनोमस में थोड़ा सा मान भी लें उस वर्ड को, अदरवाइज एग्जैक्ट वर्ड पियाजे ने ये भी नहीं दिया है। बट इम्पेरेटिव और मैंडेटरी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। नोट पूछा है आपसे। Which among them explains identity diffusion? Okay, adopting a sense of identity prematurely, having a sense of identity, not having a sense of one's identity, या copying someone. सो डिफ्यूजन है, यानी आपने कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी चूज नहीं की है अब तक, आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिफ्यूज्ड है। जैसे आप कहीं एक कॉर्नर में खड़े होकर परफ्यूम स्प्रेड करते हो, तो वो परफ्यूम मारते हो तो एक ऑटोमेटिकली पूरे रूम में उसकी स्मेल हो जाती है, दैट इज डिफ्यूजन। ओके, ये एग्जाम्पल मानते हैं हम डिफ्यूजन का। सो आइडेंटिटी भी इसी तरीके से है कि आपने कोई आइडेंटिटी चूज ही नहीं की, अब तक आपके पास कोई आइडेंटिटी पर्टिकुलर नहीं है कि आपने करना क्या है। ओके, Which of the following function is not caused by non-print media?
सो देखो प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर वगैरह वाली चीजें, नॉन प्रिंट में बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। नॉन प्रिंट जो है नॉट कॉज्ड बाय नॉन प्रिंट, सो डायरेक्ट अटेंशन डाइवर्ट, देखो डायरेक्ट अटेंशन तो रहेगी क्योंकि मान लो नॉन प्रिंट में आप एग्जाम्पल लेके चलो सोशल मीडिया का मान लो, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया आप उसको डायरेक्ट अटेंशन देते हो, ठीक है, कोज्ड बाय, वो कोज करेगा यानी आप उस वो आपकी डायरेक्ट अटेंशन खींच लेगा, एक तरीके से आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, उसी चीज की तरफ आप देखते रहोगे, मोटिवेशन भी अराउज हो सकता है बट अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी फॉर श्योर, ठीक है। अगर कोई बच्चा रील देखने लग गया उसकी अटेंशन डाइवर्ट करके दिखा दे कोई, ओके, सो नॉट कोज्ड बाय प्रिंट मीडिया, सो अटेंशन डाइवर्ट फॉर श्योर नहीं होगी नॉन प्रिंट मीडिया से, ओके। सो डाइवर्टेड अटेंशन या डिस्ट्रैक्शन जो है वो अनडिजायरेबल आउटकम हो गया, वो नॉन प्रिंट मीडिया का नहीं होगा। जैसे मान लो एजुकेशनल वीडियोस या कोई एंगेजिंग ऑडियो है, वीडियो है, सो वो चीज जो है वहां पे अटेंशन आपकी वहां रहेगी ही रहेगी, उसका काम ही ये है कि आपकी अटेंशन खींच के रखे, ओके। विच ऑफ देम बॉदर स्टूडेंट्स द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को किस चीज से दिक्कत होगी, थकान से, टायर्डनेस, मेंटल या टायर्डनेस में दोनों चीजें आ सकती हैं, फिजिकल फटीग या फिर सैडनेस या लेजीनेस। तो सैडनेस, जब आप सैड होते हो तब सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो सबसे ज्यादा बोदर करता है आपको, क्योंकि ना कि लेजी होना या थके हुए सो जाओगे चीजें हो जाएंगी, बट सैड हो वहां दिक्कत आ गई फिर। At what age does mental age stop increasing? So mental age कब जो है वो बढ़ना बंद कर देती है टेक्निकली, सो 6 से 8 में तो नहीं करेगी, ये तो बहुत अर्ली स्टेजेस हो गई दोनों ही, तो ये तो नहीं होंगी, ये बहुत लेटर हो गई। सो ये वाला आंसर आपका सही है 16 से 18। सो आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि देखो यार हमने इतनी सारी स्टेजेस पढ़ी हैं, उनमें एग्जैक्टली तो मेंटल एज स्टॉप करने की बात नहीं आई है, लेकिन अगर हम मेंटल एज की बात करें तो ये तो ये तो चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड वो वाली स्टेजेस हो गई दोनों ही, 8 साल तक तो, राइट। सो 8 साल तक तो बच्चा बढ़ रहा है अभी, ओके। प्यूबर्टी के बाद फिर भी बोला जाता है कि अच्छा हाइट भी बढ़नी कम हो जाती है, चीजें गड़बड़ानी शुरू हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस स्ट्रॉम की सिचुएशन होती है, वहां तक ही आपने मेच्योरिटी टेक्निकली आ जाती है वाला। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 16 से 18 ही आपका ऑप्शन बचता है, ओके। आपके क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से फॉर श्योर सोल्व हो जाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। विच कैटेगरी हैज आइजिंक एंड कैटल एज टू प्रोमिनेंट नेम्स, तो आप देखिए आइजिंक और कैटल की थियरी पर्सनालिटी की थियरी है, कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात की है। सो ये देखो सोशल लर्निंग तो नहीं है, सोशल लर्निंग तो बंडूरा ने दी है, तो वो एस्पेक्ट उस कैटेगरी में तो नहीं आएंगे ये, ठीक है। बायो और सोशल यानी बायोलॉजिकल और सोशल दोनों अप्रोच की जरूरत पड़ेगी जब पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हो, साउंड्स बेटर। बायो और फिजिकल अप्रोच जो है वो फिजिकल लेवल पे जब आप कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, जो हमने जैसे हिपोक्रेट्स में बात की है, ठीक है, फ्लूइड की भी बात की है उन्होंने, और ओवरऑल पर्सनालिटी फिजिकल कैसी होनी चाहिए वैसी बात की है, तो ये उसमें जाएगा, ये भी नहीं आएगा। साइको सोशल, तो ये अप्रोच भी यहाँ पे नहीं रहेगा जी, जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों चीजें मिक्सअप हो। सो ये पर्सनालिटी फैक्टर वाला बायो सोशल अप्रोच जो है वो आपका बेटर ऑप्शन साउंड कर रहा है, ओके। चाइल्ड्स मैनुअल स्किल्स डेवलप इन विच वे, सो मैनुअल स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फर्स्ट इनर ऑर्गन्स देन फिंगर्स, पेरिफेरी देन टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो पेरिफेरी टू सेंटर तो हम बात ही नहीं करते हैं, बचा क्या, सेंटर टू पेरिफेरी, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम सिफेलोकोडल हो गया, ये प्रोक्सिमोडिस्टल हो गया, राइट। तो जब आप मैनुअल स्किल्स की बात करते हो तो आंसर आपका ए हो जाएगा जी, मैनुअल स्किल्स आपकी प्रोक्सिमोडिस्टली जो है वो रहेंगी, सेंटर टू बॉडी की आउटवर्ड की तरफ, एंड लार्ज मसल्स जो हैं वो पहले बनेंगी, देन स्मॉल मसल्स, और उसमें फिर प्रिसीजन बढ़ जाएगा, वो चीज़ें रहेंगी। अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो डेवलपमेंट सेफेलोकोडल तरीके से शुरू होता है, ठीक है। हेड का कंट्रोल बच्चे में पहले आता है, फिर बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ का डेवलपमेंट होगा और वो चलना शुरू करेगा, और वो सारी चीज़ें पहले हेड का डेवलपमेंट, गर्दन उठाना सीखेगा छोटा बच्चा, हाथ की मूवमेंट सीखेगा, फिर हाथ से काम करना सीखेगा, बैठना सीखेगा, देन खड़ा होना। सो जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो सेफेलोकोडल रहता है मोस्ट प्रोबेबली, और अगर आप मैनुअल स्किल्स की बात कर रहे हो तो प्रोक्सिमोडिस्टल रहेगा। डेवलपमेंटलिस्ट ऑफन ब्रेक द लाइफ स्पैन इनटू हाउ मेनी स्टेजेस, तो कितनी स्टेजेस में जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, लाइफ स्पैन पूरी जिंदगी को वो डिवाइड करते हैं, तो मेजरली 7-8 तरीके होते हैं, सो हम 8 के साथ जाएंगे यहाँ पे, ओके। आपकी एनसीईआरटी में भी आई थिंक 7 दे रखे हैं, बट आप 8, यहाँ पे 8 ऑप्शन है, तो वो 8 कौन से होंगे, प्री नेटल डेवलपमेंट, इन्फेंसी और टोडलरहुड, देन अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, फिर अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड और लेटर अडल्टहुड, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, नोट पूछा है यानी इंटरनल कौन सी है। तो देखो पोस्चर बाहरी तौर पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं, बॉडी एक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये एक्सटर्नल हैं जी तीनों की तीनों। लेकिन परसेप्शन जो है किसी पर्सन का, आप कैसे परसीव कर रहे हो चीज़ों को, क्या बिलीफ बना रहे हो, वो सारी चीज़ें इंटरनल है। सो दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। हम किसी का परसेप्शन सिर्फ देख के नहीं बता सकते एक्सटर्नली। ओके, अराउंड विच मंथ टॉडलर स्टार्ट्स बैबलिंग। सो बैबलिंग कब शुरू हो जाती है? 12 महीने पे, 3 महीने पे, 9 महीने पे, 1 महीने पे। तो जो बैबलिंग है, बड़बड़ाना, बच्चा कुछ कुछ बोलने की कोशिश करता है, वो 3 महीने पे शुरू हो जाता है जी। ओके, what is the full form of NMCE, National Monitoring Committee for Minorities in Education, Minorities Education, ये रहेगा जी। ठीक है, मॉनिटरिंग कमेटी है ये, कमीशन नहीं है। ओके, which one among them is not in danger in exclusive classroom, exclusive classroom में कौन सा डेंजर में नहीं है? सो डेंजर में जो है वो आपका नॉर्मल स्टूडेंट्स जो है वो डेंजर में नहीं है, बाकी सारे डेंजर में आएंगे। गर्ल चाइल्ड वो भी वल्नरेबल रहेगा, गिफ्टेड या क्रिएटिव बच्चे हैं वो भी नॉर्मली एवरेज के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो भी डेंजर में है, और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी भी। तो आंसर आपका सी बचता है। Who discussed curricular leadership as instructional leadership? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए। फिडलर ने ये बात बोली है, आंसर आपका ए हो जाएगा। विल्स जो है WILES, इन्होंने 2009 में करिकुलम लीडरशिप को एक एसेंशियल फंक्शन बताया स्कूल लीडरशिप का। ठीक है, सो ये कैसे होगा? बोथ प्रिंसिपल और टीचर्स सब लोग मिलके करेंगे। ओके, सो करिकुलम लीडरशिप बहुत नेसेसरी हो जाएगी। करिकुलम लीडरशिप को फिडलर ने इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप बोला, आप इसको याद रखेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ लिया जाए। ओके, switching between the languages one knows so as to maximize communicative potential। सो ये अपना कम्युनिकेशन पोटेंशियल मैक्सिमम करने के लिए, यानी जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हो उसको बेटर तरीके से और बढ़िया समझाने के लिए आप लैंग्वेजेस में स्विच कर रहे हो, कभी हिंदी में बोल रहे हो, कभी इंग्लिश में बोल रहे हो, कभी किसी और लैंग्वेज में। सो ये चीज़ क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे जब आप लैंग्वेज स्विच कर रहे हो? ट्रांस लैंग्वेजिंग। मदर टंग लर्निंग, लर्न तो नहीं कर रहे हो, लैंग्वेज लर्निंग भी नहीं हो रहा है, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो ट्रांस लैंग्वेजिंग हो गया जी, यानी आप लैंग्वेज में शिफ्ट कर रहे हो। Which one amongst the subsequent is not the factor that determine implementation of a curriculum? So curriculum का implementation, resources available है नहीं है, teachers, school, इनके ऊपर depend करेगा, मीडिया के ऊपर depend नहीं करेगा। Okay, implement करते टाइम। What should we do to form an inclusive classroom? So inclusive classroom बनाने के लिए आपको making use of learning material, ठीक है, assessment जो है on the basis of test, देन आपका है सेपरेटिंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, या फिर टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड। नहीं, देखो इंक्लूसिव में हम टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नहीं जाएंगे, सेपरेट नहीं करेंगे बच्चों को फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। ये वाला बेटर है कि आप यूज करो मेकिंग यूज ऑफ लर्निंग मटीरियल। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही नेगेटिव साउंड कर रहे हैं थोड़े थोड़े। According to whom the function of philosophy could be either to serve as the base or starting point of curriculum development or as an independent function with other functions in curriculum development। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत फैक्चुअल है, रैंडमली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको उनसे डरना नहीं है। ओके, आप एक आधा ऐसा क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो डबल कोटेड हो, डायरेक्ट नाम पूछा गया हो, अगर आपने नहीं सुना है तो आप ऐसे क्वेश्चन में अपनी नेगेटिव मार्किंग को बचाइए। ओके, आंसर ऑनस्टेन और हंकिंस रहेगा। फिर भी जो PYQs में आए हुए हैं उनको ध्यान रख लीजिए। ओके, Which one among the subsequent is not an element that affects inclusive education? Inclusive education infrastructure कैसा है, resources available है या नहीं, learners में diversity कितनी है, ये सारे factors affect करेंगे inclusive education को। बट अगेन देखो मीडिया भी affect कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनमें से अगर आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे पहुंचोगे तो आंसर डी आएगा। ओके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे वो जो इंक्लूसिव वाले, मान लो कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ है, तो क्या वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में फिट बैठ पा रहा है? देन रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, डाइवर्सिटी लर्नर्स में है या नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी है तभी तो हम इंक्लूसिव बोल रहे हैं उसको, राइट। सो मीडिया रहेगा जी। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी आर देयर, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, वहां पे ऐसे पूछ रखा था कि वन ऑफ देम इज इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, ऐसा करके। सो आंसर क्या था जी? टोटल 5 तरीके की डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं। ओके, कौन सी 5 है वो आप कमेंट करके बताइएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो जब आप लैंग्वेज डेवलप करते हो तो सिमेंटिसिटी, उसका मीनिंग, सिंटेक्स, उसका ग्रामेटिकल फॉर्म या स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट, ये रहेंगी कैरेक्टरिस्टिक। बट सेंटेंस एज मतलब होता है ना, सेंटेंसेस तो हम बनाते हैं ना सिंटेक्स की हेल्प से, राइट, और उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो एज सच लैंग्वेज डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में सेंटेंस नहीं आएगा जी। ओके, अदरवाइज चीजें ठीक है, सेंटेंस तो हम बना रहे हैं। ओके, सो ये चीजें रहेंगी यहाँ पे। देखो सिमेंटिसिटी, देन डिस्प्लेसमेंट आप एक्सप्रेस कर रहे हो। सो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो एज सच इंक्लूडेड नहीं रहेगा कैरेक्टरिस्टिक में। ओके, कौन से साल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिया था? तो 2001 में हमने दिया था सर्व शिक्षा अभियान, 2009 में हमने दिया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और 2013 में हमने दिया था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिक्वेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल? सोशलिस्ट डायरेक्टिव, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब जो डायरेक्ट करेगा चीजों को आगे बढ़ने के लिए। जैसे गांधीयन इंस्ट्रक्शन मतलब गांधी के द्वारा दी गई बातों को लागू करना, उसके हिसाब से एक पाथ पे चलना। ओके, सोशलिस्ट में सोसाइटी को आप मेन पॉइंट पे रखते हो। देन लिबरल इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शन और इंटेलेक्चुअल, तो देखो लिबरल इंटेलेक्चुअल ठीक है, बट इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शन करके कोई इंस्ट्रक्शन हमने नहीं पढ़ी है। सो दिस इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। Okay, next question. Providing education to students with special needs in regular classroom. So regular classroom में जब आप education students को education, वो कौन से student? Special need वाले student, तो उसको आप क्या बोलोगे? Specialization, integration, opening up और variation. Providing education to students with special need in a regular classroom. So regular classroom में तो specialization तो नहीं होगा। टेक्निकली आप रेगुलर में ही आ गए हो तो वो होना चाहिए आपका इंक्लूसिव, बेटर वर्ड रहता, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग के साथ जाएंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड एजुकेशन हमने पढ़ी हुई है, ऑल्दो इंटीग्रेटेड में हम रेगुलर में पढ़ाते हैं उनको, बट सारा टाइम नहीं पढ़ाते हैं। हम उनके लिए रिसोर्स रूम भी अवेलेबल करते हैं कुछ पर्टिकुलर क्लासेस के लिए। हाउ मेनी कास्ट आर देयर इन इंडिया? सो होता ना 3600 समथिंग बात करते हैं हम, तो मोर देन 3000 जो है आपका आंसर रहेगा। Which one amongst the subsequent is not the reason behind linguistic diversity? तो linguistic diversity economical कारण हो सकता है, ठीक है, social कारण हो सकता है, historical कारण हो सकता है, पर air क्या कारण है? राइट, बिल्कुल रैंडम अजीब सा ऑप्शन दे रखा है। ओके, हाउ मेनी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर देयर इन साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट? तो कितने एरियाज जो हैं वो हम पढ़ते हैं जब हम साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। सो आंसर आपका 4 रहेगा जी। हम बायोलॉजी यानी हेरिडिटी, देन कॉग्निटिव और आपका सोशल और इमोशनल, ठीक है, ओवरऑल बहुत ब्रॉड में जाएंगे तो हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात करते हैं। अदरवाइज ये 4 जो है एरियाज आपको दिखेंगे कि इन एरियाज में डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और आपका इमोशनल डेवलपमेंट। मेजरली 5 ऑप्शन में यहाँ दे नहीं रखा है, अदरवाइज हम स्पिरिचुअल के साथ भी शायद चले जाते, बट कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल उसी के अंदर हम उसको कहीं ना कहीं मान लेते हैं। सो ये 4 एरियाज हैं साइकोलॉजिकली जिसमें आप जो है उनकी बात करोगे, डेवलपमेंट की बात करोगे। In which of the subsequent stage a child's thinking involve inductive thought? देखो डिडक्टिव थॉट आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल में, इंडक्टिव थॉट आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये बात याद रखिएगा। अब अगर डिडक्टिव उसमें आ रहे हैं दैट मीन्स हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो चीज भी याद रखिए। इंडक्टिव में अगर आप सिर्फ इंडक्टिव वर्ड की बात करते हो सो कॉन्क्रीट आ गया, यानी स्पेसिफिक टू जनरल की बात कर रहे हो, और वहां पे आप डिडक्टिव में एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की बात कर रहे हो, वो चीज ध्यान रखिएगा। ओके, विच अमंग दैम इज नॉट द मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम? तो करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में सोशल इंटरेक्शन मॉडल, सोशल इनोवेशन, सेंट्रल पेरिफेरी और आपका लर्निंग सिस्टम नेटवर्क मॉडल। सो ये इनोवेशन मॉडल करके कोई मॉडल नहीं होता है जी, ठीक है, ऐसा कोई मॉडल हमने पढ़ा नहीं है। ऑल्दो मैं करिकुलम की जब एक पर्टिकुलर क्लास लूंगी तो जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो पाएगी उसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। What was the aim of first wave of feminism? तो सबसे पहले जब फेमिनिज्म की बात उठी तो इक्वल, बराबर अधिकारों की बात उठी, अपॉर्चुनिटीज की तो बाद में आई, अधिकार बराबर होने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वेव में हमने फोकस किया लीगल राइट्स पे और सफरेज पे। देन सेकंड वेव में हमने वो पैट्रियार्की को चैलेंज करने वाली बात, वर्क प्लेस इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, उन सब की बात की। थर्ड वेव में यूजुअली हम इंडिविजुअलिटी, डाइवर्सिटी, इन चीज़ों की बात करते हैं। और फोर्थ वेव जो अभी 2010 के बाद से अब तक चल रहा है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना, या मी टू, या सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए लड़ना, बॉडी शेमिंग के लिए लड़ना, तो ये चीज़ें फोर्थ वेव में आपको नजर आई। बट पहली वेव की बात करोगे तो इक्वल राइट्स के लिए पहली वेव उठी थी।
व्हाट वाज द राइट, ओके, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड? तो देखो टेक्निकली इन्फोर्स की अगर हम बात करें तो ये हुआ था इन्फोर्स जी 1 अप्रैल 2010 से। वैसा कोई ऑप्शन यहाँ दे नहीं रखा है और ये 2010 वाला कुछ फिट नहीं बैठता, ये तो 2005 है। बचा एक ही ऑप्शन 4 अगस्त 2009 जब इसको एक्सेप्ट किया गया था। ओके, हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द करिकुलम आर देयर? तो लर्नर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, ये मेजरली 3 कैटेगरीज की हम बात करते हैं। ओके, which among them is the tool जनरली यूज फॉर असynchronous इंटरेक्शन? जैसे ये वीडियो मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से जब मुझे टाइम मिला मैंने रिकॉर्ड की, अब आपको आपके ओपन में है, अब आप देख रहे हो जब इसको, तो जब आप देख रहे हो तो वो आप अपने हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से देख रहे हो, राइट? सो ये एसिंक्रोनस है कि आपको अगर कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट कर दोगे, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं देखूंगी। सो दैट इज एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। अगर मैं लाइव क्लास लूं, आप भी लाइव देख रहे हो और हम लाइव इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा मैं बता रही हूं, सो वो सिंक्रोनस रहेगा। ओके, सो एसिंक्रोनस जो है उसका एग्जांपल, तो इस टेक्स्ट बुक, ईमेल, क्लासरूम और लाइब्रेरीज। सो एसिंक्रोनस के लिए ईमेल यूज किया जाता है जी। लाइब्रेरी में, क्लासरूम में, टेक्स्ट बुक वो ओपन एंडेड, एकदम से उसी टाइम पे बात हो गई कि क्लासरूम में आप बैठे हो, आप जब चाहे मुझसे पूछ सकते हो। बट ईमेल अगर आप लिख रहे हो तो आपने अपनी सहूलियत और टाइम के हिसाब से लिखा, मैंने जब देखा उसको तब रिप्लाई किया, वो वाली चीज हो गई। इन हाउ मेनी डोमेन्स, लाइब्रेरी आएगा ये, ठीक है। इन हाउ मेनी डोमेन्स डिड ब्लूम क्लासिफाइड द चेंज इन बिहेवियर? 3 डोमेन, ब्लूम की तो 3 है ना, अफेक्टिव, कोग्निटिव, साइकोमोटर, तो आंसर 3 आ जाएगा। लैंग्वेज दैट एम्प्लॉयड इन सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक्स लाइक साइंस, मैथ्स, आर्ट्स एटसेट्रा इज कॉल्ड? तो ये इन सब्जेक्ट्स में जब लैंग्वेज है वो मदर टंग है, सेकंड लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज है या एकेडमिक है? तो ये एकेडमिक नहीं हो जाएगी। नॉर्मल तो जो आप बोल रहे हो उस पर कुछ आता, सेकंड लैंग्वेज तो सेकंड जो आपकी मदर टंग कुछ और होती, फिर सेकंड लैंग्वेज की हम बात करते हैं, तो ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है। एकेडमिक लैंग्वेज जो है वो रहेगी जो एकेडमिक्स में यूज हो रही है। Which process involves translating the sounds that the listener receives into standard types of language? सो कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है जब लिसनर रिसीव कर रहा है? जब लिसनर कोई चीज सुन रहा है, दैट मीन्स वो उसको सुन के डीकोड करने की कोशिश करेगा, फिर मीनिंग मेकिंग की कोशिश करेगा। सो डीकोडिंग जो है वो पहला प्रोसेस रहेगा। डीकोड जब उसने कर लिया, अब वो उसका मतलब समझने की कोशिश करेगा, प्रोसेस आता है, ठीक है। सो वो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस हो जाता है। इससे नेक्स्ट, बट हमसे पूछा है कि जब वो सुन रहा है, साउंड को रिसीव कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या चीज रहेगी, और वो भी इनटू स्टैंडर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो डीकोड कर रहा है जी। ओके, 2 मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लिसनिंग। तो देखो लिसनिंग में जब आप सुन रहे हो तो कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है। कोडिंग होती जब आप बोल रहे होते कि आप कोड कर रहे हो उस चीज को, तो कोडिंग नहीं आएगी, डीकोडिंग आएगी। और डीकोडिंग के साथ साथ मीनिंग मेकिंग आएगा कि आप जो है सुन के उसको डीकोड कर लिया आपने और अब उसका मतलब निकालने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये 2 प्रोसेसेस रहेंगे जो लिसनिंग के टाइम पे रहेंगे। ओके, Which among the following assessment is the assessment that is done during the learning process? तो during the learning process, तो during की बात जब भी आ जाए learning process में, जब आप assess कर रहे हो तो formative, after the learning process summative, यानी learning process खत्म हो चुका है, यहाँ पे चल रहा है learning का process, सीख रहे हो आप। ओके, और जो ये कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करते हैं उसमें ये सारी चीजें आ जाती है, हर तरीके के असेसमेंट की बात करते हैं उसमें हम। Which among the subsequent is not the characteristic of language development? Again syntax है, semantic है। मोटर मूवमेंट का और प्रोडक्टिविटी में अगर कंफ्यूजन हो भी तो मोटर मूवमेंट का लैंग्वेज से क्या लेना देना है? लैंग्वेज की डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है ना। सो ये रहेगा, प्रोडक्टिविटी रहेगा। अब आपको ये समझ आ गया कि सिंटेक्स, सिमेंटिसिटी, प्रोडक्टिविटी, और एक और ऊपर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? सेंटेंस के अलावा ऊपर जाना पड़ेगा, जाते हैं, एक सेकेंड रुकिए, कहाँ गया, इससे पिछले वाले में हो, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो सिंटेक्स, डिस्प्लेसमेंट, सिमेंटिसिटी और प्रोडक्टिविटी, यहां से हमें ये समझ आ गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, राइट, जब आप लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हो। मोटर डेवलपमेंट नहीं है। ओके, ऐसे ही सेंटेंसेस जो वर्ड था वो नहीं है।
हाउ मैनी मेजर कंपोनेंट्स आर देयर इन जनरल क्लासरूम प्रोसेस? तो जनरल क्लासरूम प्रोसेस में यूजुअली 3 स्टेजेस आपको दिखेंगी। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो टीचर स्टूडेंट करिकुलम, 2 भी हो सकती हैं टेक्निकली, ठीक है, बट हम मेजरली 3 को मान के चलते हैं। 2 में बायपोलर प्रोसेस आ जाएगा एजुकेशन या जनरल क्लासरूम में, जिसमें हम टीचर और स्टूडेंट को लेके चलते हैं। ओके, सो वो आप जो है उसने जॉन एडम्स ने बायपोलर प्रोसेस बोला था, और ये 3 की जब हम बात करते हैं टीचर स्टूडेंट और करिकुलम, तो वो ट्राइपोलर प्रोसेस है जो कि जॉन डुई ने बोला है। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। According to Delimans et al, how many modes of ICT mediated teaching learning environment are there? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी ये PYQs में आया हुआ है। इसमें हमने 6 डिस्टिंक्ट स्टेजेस की बात की थी। ओके, अगर आपने पहले वाली क्लासेस देखी होती तो आपको याद होता। In a multilingualism, an educator should accept diversity of students. सो मल्टीलिंगुअलिज्म में एजुकेटर को शुड एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, शुड फोकस ऑन वन। नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म है तो आप वन के ऊपर थोड़ी फोकस करोगे, फोर्स भी नहीं करोगे बच्चों को, ठीक है। हर सपोर्ट्स हिज और हर ओन मदर टंग, वो ठीक है मदर टंग में सपोर्ट करना, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म है तो आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करोगे, बेटर ऑप्शन रहेगा। Which one of the following is not the tool of synchronous interaction? तो synchronous, सिंक में तो आप लाइव स्ट्रीम पे सिंक में बात कर रहे हो, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक, चैट या फिर आपका वॉइस, नॉट द टूल ऑफ सिंक्रोनस। चैट में भी आप साथ के साथ, चैट का मतलब ये होता है कि आप बैठे हो, उधर से इंसान बैठा है और लिख लिख के बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये दोनों तो सिंक्रोनस में आएंगे। वॉइस में आप फोन पे बात कर रहे हो तो सिंक्रोनस हो गया, बट टेक्स्ट बुक नहीं आएगा जी, ठीक है। टेक्स्ट बुक विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। तो आपको ये याद होना चाहिए कि नेशनल पॉलिसी ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन 2012 में आई है। उसमें आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कैटेगरीज की बात हो रही है? तो 2 कैटेगरीज की बात हो रही है जी। एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, एक एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। जब आप कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो जो इंटेंजिबल एलिमेंट्स हैं कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है, वो सारी चीजें वो आपको दिखेंगी। कोर जो चाहिए है। एनेबलिंग में जो उसके साथ साथ सपोर्ट करेगा उसको, जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ऑल्सो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके, सो वो एनेबलिंग हो जाएगा, ठीक है। विच अप्रोच प्रोसीड्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट? मैंने ऊपर बताया था आपको कि जब हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, जब हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो हम फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करते हैं, और डिडक्टिव में ही हम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की भी बात करते हैं। ओके, who asserted that the mechanisms underlying language acquisition are biologically determined? So language acquisition biologically determined, नोम चॉम्स्की। So language की मेजरली काम जो है वो नोम चॉम्स्की आपको दिखेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम अंडर विच आईसीटी कैटेगरी? देखो हमने अभी अभी बात की थी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, बट कोर तो वर्ड ही नहीं दे रखा है यहाँ, सो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास की एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ना ब्लेंडेड लर्निंग है, ना ऑनलाइन है, ना टेक्स्ट बुक लर्निंग है, हमसे आईसीटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी पूछी है। अभी अभी हमने देखी थी 2 कैटेगरी होती हैं, एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चूंकि यहाँ कोर ऑप्शन में ही नहीं, अगर यहाँ कोर ऑप्शन में होता हम कोर के साथ जाते, ओके, तो अभी हम एनेबलिंग के साथ जाएंगे। Which of the following is not commonly used ICT mode? तो ICT में टेक्स्ट बुक लर्निंग, ब्लेंडेड, देखो ब्लेंडेड है, ICT मीडिएटेड है, ऑनलाइन है, तो ये तो ICT यूज हो रहा है ना। टेक्स्ट बुक लर्निंग में तो ICT यूज ही नहीं हो रहा है। ओके, विच अमंग देम आर पर्सन सेंटर्ड फैमिलीज? तो पर्सन सेंटर्ड फैमिलीज जहाँ पे आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, डेवलपमेंट बहुत, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत इजीली चल रहा हो। ओके, सो लैंग्वेज विद ईज, मोर ओपन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन इज क्लोज्ड नहीं, ओपन एंडेड मिलेगा। ओके, सो मोर ओपन कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट विद ईज, डी ऑप्शन बेटर साउंड कर रहा है, सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। सो पर्सन सेंटर्ड फैमिलीज जो हैं वो आपको पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप दिखेंगे, ओपन डायलॉग दिखेगा, ओपन कम्युनिकेशन दिखेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट हो रही है, बड़े भी छोटों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी उनको इंक्लूड कर रहे हैं, तो हर एक की रिस्पेक्ट हो रही है। ओके, विच अमंग दैम इज नॉट द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज? तो लैंग्वेज का फंक्शन रेगुलेटरी है, पर्सनल है, इंटरपर्सनल है। बैबलिंग लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है, बैबलिंग लैंग्वेज की एक स्टेज है।
ठीक है। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो बैबलिंग ही होती है, दूसरी स्टेज मोनोफ्रेजेटिक होती है, वन वर्ड, देन टू वर्ड स्टेज, ठीक है, टेलीग्राफिक स्टेज। तो वो स्टेजेस हमने यूजुअली 4 स्टेज पढ़ी है लैंग्वेज एक्विजिशन की। ये चीजें तो आपको पीवाईक्यू से याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच अमंग द 5 इंटरट्विनिंग स्ट्रैंड्स ऑफ मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी प्रपोज्ड बाय किलपैट्रिक, स्वैफोर्ड, फिंडल मीन्स स्किल इन कैरिंग आउट प्रोसीजर्स फ्लेक्सिबली, एक्यूरेटली, एफिशिएंटली, अप्रोप्रिएटली। तो इनमें से विच अमंग द 5, तो 5 में से कौन सी है वो आपसे पूछा है। प्रोसीजरल फ्लुएंसी, एडेप्टिव रीजनिंग, स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सा इसमें आंसर रहेगा। ये स्टेजेस 5 की 5 आपको पता होनी चाहिए। प्रोसीजरल इन्फ्लुएंसी रहेगा, देखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, देन प्रोसीजरल, स्ट्रैटेजिक, अडेप्टिव और प्रोडक्टिव। हमसे क्या पूछा है, जिसका मतलब है स्किल इन कैरिंग आउट प्रोसीजर्स। तो स्किल इन कैरिंग आउट प्रोसीजर्स फ्लेक्सिबली, एक्यूरेटली, एफिशिएंटली, अप्रोप्रिएटली, ये प्रोसीजरल फ्लुएंसी रहेगी। कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रीहेंडली समझना, यानी कॉम्प्रीहेंडिंग द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑपरेशन, तो ये चीज रहेगी। और फिर स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस में कि आपकी एबिलिटी टू फॉर्मुलेट, रिप्रेजेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देन अडेप्टिव रीजनिंग की कैपेसिटी फॉर लोकल थॉट, रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेनेशन, वो चीज। प्रोडक्टिव डिस्पोजिशन, सो ये हैबिचुअल टेंडेंसी टू सी मैथ्स एज सेंसिबल, यूजफुल, वर्थवाइल, कंबाइंड विद अ बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटी। सो ये 5 के 5 जो इंटरट्विनिंग स्ट्रैंड्स हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए किसने दिए हैं और इनका मतलब क्या है। ओके जी। What should be the primary step during a problem solving technique in EVS? तो ये तो आपने नहीं पढ़ रखा हो तो भी पता होना चाहिए। स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, राइटिंग द प्रॉब्लम। अगर आप बोल रहे हो प्राइमरी स्टेप, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम है क्या। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज करोगे तो उससे पहले प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना। सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विल बी द आंसर। According to whom cooperative learning is concepts and techniques for enhancing the values of group activity। तो ये बात किसने बोली है, ये जैकब ने बोली है, जी जैकब। हु डेवलप द 5 E's, ये मैंने आपको EMRS की क्लासेस के दौरान भी करवाया था। EMRS की 14 क्लासेस थी, 15वीं क्लास में बहुत सारे PYQs प्रैक्टिस करवाए थे और मैंने बोला भी था कि DSSB वाले बच्चे भी ये क्लासेस देख लेना, एडिशनल हेल्प मिलेगी आपको। ओके, सो 5 E's रोजर बाइबी ने दिए हैं। कौन कौन से हैं, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएट। इसी सीक्वेंस में ये वर्ड्स 5 के 5 आपको याद होने चाहिए। ओके, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट कुड बी अ परफॉर्मिंग आर्ट। स्कल्पचर, परफॉर्मिंग आर्ट पूछा है, स्कल्पचर, थिएटर, ड्राइंग, पेंटिंग। तो थिएटर, थिएटर में आप परफॉर्म करते हो, राइट, ये परफॉर्मिंग आर्ट हो गई। बाकी विजुअल आर्ट हो गई, तीनों की तीनों। Which among the subsequent approaches concentrate on readable, definable and measurable knowledge? सो जिसको रीड कर पाओ, डिफाइन, मेजरेबल नॉलेज, तो ये आपका डिसिप्लिनरी अप्रोच में जाता है जो टिपिकली कन्वेंशनली हम यूज करते आए हैं। A teacher left the activity with observations. She didn't properly conclude it. तो ये बच्चों को कैसे अफेक्ट करेगी, उनकी लर्निंग को। दिस विल नॉट अफेक्ट एट ऑल, कि टीचर ने एक्टिविटी को बस ऑब्जर्व करके छोड़ दिया, कोई प्रॉपरली कंक्लूजन्स नहीं बताई। सो बच्चे अब रिलेट नहीं कर पाएंगे ना उस एक्टिविटी से सीखने के टर्म में। ओके, सो बच्चे खुद कंक्लूड कर लेंगे नहीं। इट विल नॉट प्रोवाइड एनी रिटर्न मटेरियल टू देम, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब उसने प्रॉपरली कंक्लूड नहीं किया तो स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू रिलेट द एक्टिविटी टू लर्निंग। तो वो एक्टिविटी करवाने का फायदा क्या हुआ अगर आपने कंक्लूड नहीं किया तो। श्री अरबिंदो एम्फसाइजेस ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट एट हाउ मेनी लेवल्स। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर आपका 5 रहेगा। फिजिकल लेवल, वाइटल लेवल, मेंटल, साइकिक और आपका स्पिरिचुअल लेवल। तो 5 लेवल पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं। जहां भी इंटीग्रल एजुकेशन दिखे, इंटीग्रेटेड नहीं बोल रही हूं, इंटीग्रल एजुकेशन, तो वो आंसर आपका श्री अरबिंदो रहेगी। द हिस्ट्री ऑफ योगा इज स्प्लिट इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो हिस्ट्री ऑफ योगा को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वैदिक पीरियड, प्री क्लासिकल, क्लासिकल, पोस्ट क्लासिकल और मॉडर्न पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन इक्वल स्टेटस इंटरैक्शंस। इंस्ट्रक्टर का क्या रोल रहेगा जब इक्वल स्टेटस इंटरैक्शंस हैं। तो टू हेल्प देम राइटिंग, टू डिक्टेट द रिटन टेक्स्ट रिटन इन द, टू डिक्टेट द टेक्स्ट रिटन इन द बुक, या कुछ भी लगा लो। ओके, टू चेक स्टूडेंट्स ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट,
ट्रीट ईच अदर, ओके, डोंट सुपरवाइज एंड लेट स्टूडेंट्स डू द टास्क ऑन देयर ओन। देखो ऐसा तो नहीं होगा कि आप सुपरवाइज नहीं करोगे, भले ही आपका और स्टूडेंट का इक्वल स्टेटस है तो इंस्ट्रक्टर का रोल रहेगा कि बच्चे सही से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिक्टेशन में, राइटिंग में, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बच्चों को देखेंगे, ऑब्जर्व तो करेगा ना इंस्ट्रक्टर, तो मेजरली रोल ऑब्जर्वेशन का ही रहेगा कि वो सब लोग आराम से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Children appraise the situation as changeable, identify the difficulty, decide what to do about it. This characteristic is emotion-centered coping, problem-centered coping या problem-centered coping and emotion-centered. So children जो हैं appraise the situation as changeable, वो difficulty को identify कर रहे हैं और decide कर रहे हैं फिर क्या करना है। ओके, तो आंसर आपका सी आ जाएगा, जिसमें कहीं भी इमोशंस की बात हुई ही नहीं है। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉपिंग है ये, कि आपने प्रॉब्लम को फोकस में रखा है और उसके हिसाब से आप चीजों को करने की कोशिश कर रहे हो। आर्ट अलाउज चिल्ड्रन टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टडीज, नहीं, डिस्ट्रैक्ट वर्ड नेगेटिव हो गया। टू मेक देम लेस कैपेबल, कोई भी चीज आपको लेस कैपेबल नहीं बना रही है, कुछ ना कुछ एडिशनल सिखाएगी। द टू डेवलप ओनली आर्ट नॉलेज, आर्ट में आप बहुत कुछ सीखते हो, सिर्फ आर्ट नॉलेज नहीं सीखते। अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी आपको ये आंसर एलिमिनेशन से निकल जाता। ओके, सो आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना चाहिए वो आपको आइडिया मिल जाता है जब मैं PYQs करवाती हूँ। ओके, योगा मीन्स, तो योगा मीन्स एंड फ्रॉम रियलिटी, समथिंग इज मिसिंग हियर, अ वे टू डिस्ट्रैक्ट वन सेल्फ। ओके, अवे फ्रॉम रियलिटी आएगा शायद ये, ठीक है। ये अवे टू डिस्ट्रैक्ट वन सेल्फ, नहीं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए योगा नहीं करते हो आप, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है या एक प्रोसेस है अपने आप को एलिवेट करने का। साफ साफ पता चल रहा है कौन सा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, हाउ मेनी मॉडल्स ऑफ टेम्परामेंट आर देयर, टेम्परामेंट के कितने मॉडल्स हैं, तो अलग अलग पर्सन ने अलग अलग मॉडल्स दिए, बस मेजरली हम टाइप मॉडल, ट्रेट मॉडल्स की बात करते हैं, तो 2 ही इन्होंने आंसर दिया है, अदरवाइज बहुत सारों ने 3 भी बोला है जब टेम्परामेंट की बात आई। मैककर्नन्स मॉडल इज एडिशनली नोन एज, तो ये नाम है मॉडल का, वो आपसे पूछा है कि स्कोर क्या बोलते हैं, टाइमली प्रोग्रेस मॉडल, टाइम प्रोसेस मॉडल, या टाइमली इवेल्युएटिव मॉडल, या टाइम प्रोग्रेस मॉडल। तो आंसर आपका बी रहेगा जी, टाइम प्रोसेस मॉडल इसको हम बोलते हैं। जॉय मैककर्नन ने दिया है, कर्नन ने ये दिया है इसका करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल, जो कि कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज्ड वर्जन लगता है एक्शन रिसर्च का, ठीक है। तो टाइम प्रोसेस मॉडल आप इसको बोलेंगे, बस आपको इतना ध्यान हो वो भी चल जाएगा। मेजर फोकस जो है वो इसका है कि करिकुलम डेवलपमेंट जो ऑनगोइंग है, चलता रहता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, धीरे धीरे टाइम के साथ जो है ये अनफोल्ड होता है, रादर देन कि एक ही बार में आपने कोई स्टैटिक प्रोडक्ट दे दिया और फिर आप उसको चेंज भी नहीं कर रहे हो, तो वैसा कुछ नहीं है। टाइम प्रोसेस मॉडल इसको हम बोलेंगे। विच वन अमंग द सब्सिक्वेंट कम्स अंडर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज आएगी, सोसाइटी की बात आ गई तो कस्टम्स आ सकते हैं, कल्चर भी आ गया, सोशियो कल्चरल में कस्टम लग रहा है, क्रिएटिविटी नहीं होगी, टीचिंग प्लान्स या इवेल्युएटिव पैटर्न, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, कस्टम्स, ठीक है। Who said yoga is a means of compressing one's evolution into a single life or few months or even a few hours of one's bodily existence? So means बोला है ये कि एक तरीका है ये किसी के इवोल्यूशन को कंप्रेस करने का एक सिंगल लाइफ में, ठीक है। सो गांधी ने बोला, बुद्धा ने बोला, स्वामी विवेकानंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, तो आंसर ये स्वामी विवेकानंद रहेगा। दोबारा भी आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द सब्सिक्वेंट इज नॉट द फंडामेंटल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ क्लासरूम टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल का एक फंडामेंटल फीचर क्या नहीं है। जब कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात आ रही है यानी अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चे, सो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट इवेल्युएशन एक फंडामेंटल प्रोसेस नहीं होता है। इसमें हम मेजर फोकस किस पे करते हैं, कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ये स्टेप्स रहेंगे, ये प्रोसेस रहेंगे, ठीक है, बट इवेल्युएशन कोई एज फंडामेंटल फीचर नहीं होता है कि इवेल्युएशन होगा ही होगा। आर्ट एजुकेशन इज प्रिडिक्टेड अपॉन परफॉर्मिंग एंड पोट्री आर्ट, विजुअल एंड मिरर आर्ट, विजुअल एंड परफॉर्मिंग, मॉडर्न और क्लासिकल। सो 2 ही चीज़ों के ऊपर हम आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट। हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन मैरी रॉथबर्ड्स मॉडल, तो कितने डायमेंशंस हैं, 6 डायमेंशंस हैं जी। कौन कौन से हैं, सर्जेंसी या जिसको हम एक्स्ट्रावर्जन बोलेंगे, नेगेटिव अफेक्टिविटी, एफर्टफुल कंट्रोल, ओरिएंटिंग सेंसिटिविटी, एफिलिएटिवनेस,
और आपका परसेप्चुअल सेंसिटिविटी। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि अगर पहले पूछा है कि कितने मॉडल है तो कौन से मॉडल है वो भी पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? ग्राफिक आर्ट, पपेट्री, म्यूजिक, ये सारे के सारे हैं, बट टेक्स्ट बुक को पढ़ना कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं है, आप सिर्फ रीड कर रहे हो। Who is accountable for providing water purifier and chlorine tablets to schools? MCD का काम सिर्फ स्कूल तक अच्छा पानी पहुंचाना है, उसके बाद स्कूल में जो जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो स्कूल अथॉरिटीज का काम है। ओके, सो ये क्या आ जाएगा जी, स्कूल इटसेल्फ आ जाएगा। ओके, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ SMC मेंबर्स शुड बी पेरेंट्स और गार्जियन? मैंने पिछले किसी PYQ में आपसे पूछा था कि SMC की कंपोजिशन क्या रहेगी, वो यहाँ पे आ गया है। 75% पेरेंट्स होने चाहिए SMC की जब हम बात करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सेक्शन 21 के अंडर RTE एक्ट में इसको मैंडेटरी बताया गया है कि आप हर एक स्कूल में एक SMC बनाएंगे। What is the second model of in सर्विस ट्रेनिंग? तो इन सर्विस ट्रेनिंग का फर्स्ट मॉडल बोला जाता है फेस टू फेस मॉडल को, ठीक है। सो दूसरा मॉडल क्या रहेगा? फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल टेक्निकली, ठीक है। जब एक बेटर वर्ड हमें दिख रहा है तो हम फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल, ये आपका फर्स्ट मॉडल रहेगा। सेकेंड मॉडल हम कैस्केड मॉडल को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सेकंड मॉडल बोला जाता है। फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल के बाद ये मल्टी टायर्ड अप्रोच रहता है। इसके अंदर पहले जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक लार्ज होता है ना कि स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स लार्जर लोगों को समझाएंगे और वो फिर लार्जर लोग इन मतलब होता है इन टर्न आगे फर्दर ऑडियंस को या टीचर्स को समझाएंगे, राइट। सो एक मल्टी टायर्ड अप्रोच हो गया कि ऊपर से किसी और को पढ़ाया जा रहा है, वो कोई और फर्दर पढ़ा रहा है और लास्ट में फिर टीचर्स को पढ़ाया जा रहा है, जिसको हम फाइनल टारगेट ऑडियंस बोल रहे हैं। सो ये कैस्केड मॉडल है जी। ओके, तो ये दूसरा मॉडल माना जाता है। मेजरली एक फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल ज्यादा फेमस है। ओके, NEP 1986 accepted the work education as a concept of SUPW। आया था ये क्वेश्चन, पहले भी आया हुआ है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। Who among the following emphasized work with education in his educational philosophy? So work with education, so craft based education की बात महात्मा गांधी ने की है। तो उनकी एजुकेशनल फिलोसफी क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की फिलोसफी है कि क्राफ्ट बेस्ड यानी वर्क एजुकेशन उसमें इंक्लूडेड है। एक्टिविटीज लाइक maintaining cleanliness in school and home will come under which one of the following category? तो क्लीनलीनेस, साफ सफाई मेंटेन कर रहे हो तो हेल्थ और हाइजीन के अंडर आएगा, राइट। सो ऐसे एक्टिविटी आप देख के समझ जाओगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि क्या एक्टिविटी पूछी है और किसके अंदर आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दोबारा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ SMC या फिर PTA पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम नहीं है? इंश्योर द अटेंडेंस, ensure regular attendance and punctuality of teachers, supervision of construction activities, maintaining database। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, डाटाबेस चेक करेगी, देखेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सुपरवाइज भी करेगी, टीचर्स की रेगुलर अटेंडेंस और वो पंक्चुअल है या नहीं उसको भी चेक करेगी, बट स्टूडेंट की अटेंडेंस को इंश्योर करना इनका काम नहीं है। When do infants start matching the voice with appropriate face of speaking person? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले PYQs में आया हुआ है। सो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 से 4 महीने के बाद अब बच्चे को ये पता चलने लग जाता है ये इंसान बोल रहा है, तो जिधर से आवाज आएगी वो उसी इंसान की तरफ देखेगा। ओके, मैच करने लग जाते हैं वॉइस को और फेस को। What is not an advantage of group work? जब आप ग्रुप में वर्क दे रहे हो तो लीडरशिप रहेगी, टीचिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, स्किल ऑफ टीचिंग लर्निंग भी रहेगी, टीम स्पिरिट भी रहेगी। बट जब ग्रुप में काम कर रहे हो सो डिवाइडेड अटेंशन कोई एडवांटेज नहीं है। अटेंशन डिवाइड हो सकती है बट दैट इज नॉट एन एडवांटेज। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। What must not be there within the school? तो स्कूल में ओपन टैंक नहीं होने चाहिए, लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर या डस्टबिन नहीं होने चाहिए। तो ओपन टैंक नहीं होने चाहिए जिसमें बच्चा गिर विर जाए तो प्रॉब्लम हो जाए, सो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। The act of relying on another person's emotional response to assess an uncertain situation. सो आप किसी दूसरे इंसान के इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर जो है रिलाई कर रहे हो किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन की असेसमेंट के लिए। सो ये एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स है, आप रिलाई कर रहे हो तो ये सोशल एक्टिंग है, एडजस्टमेंट सिस्टम है या सोशल कॉन्टेक्स्ट है।
तो ये आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा जी। देखो देखो एडजस्टमेंट कहीं से नहीं है, ओके। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि अगला बंदा जब एक्सप्रेस करेगा उसके हिसाब से आप कोई डिसीजन लोगे, ऐसा कुछ हो रहा है ये, ओके। तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट बोला जाएगा इस सिचुएशन को। हाउ कैन अ टीचर प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम हैविंग अनसेफ फूड इन द स्कूल? सो टीचर एनकरेज करेगा उनको लंच ब्रेक से पहले हैंड वॉश के लिए, एजुकेट दैम ऑन हेल्दी फूड्स एंड देयर बेनिफिट्स, और एनकरेज करेगा हैंड वॉश के लिए, देन educating them on healthy foods and their benefits, allowing children to eat in canteen. So canteen वाला ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन ये वाले ऑप्शन में इंक्लूड हो गए हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का कौन सा सोर्स है? तो दालें हैं जी प्रोटीन का सोर्स, ठीक है। राइस, व्हीट, ये तो किसके हो जाएंगे? आपके कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हो जाएंगे। और आपका ऑरेंज जो है फ्रूट्स में आ गया तो फाइबर सोर्स हो जाएगा वो, ओके, मिनरल या फाइबर का। विच मॉडल डिस्क्राइब्स चिल्ड्रन एज? देखो ये तीन चीजें जो बोली है ना, इजी चाइल्ड, डिफिकल्ट चाइल्ड, स्लो मूविंग चाइल्ड, सो ये तीन जो है वो टेम्परामेंट के बेसिस पे ही डिवीजन है, ठीक है, कि बच्चे का टेम्परामेंट किस तरीके का है। जैसे हमने टेम्परामेंट में दो मॉडल की बात की जो हम यूजुअली पर्सनालिटी में बात करते हैं, ट्रेट मॉडल और टाइप मॉडल, सो वैसा सा ही ये है। बट ये वाला मॉडल किसने दिया है? ये मॉडल आपका थॉमस और आपका चेस मॉडल है, ओके। सो ये थॉमस एंड चेस मॉडल अलेक्जेंडर थॉमस और स्टेला चेस ने दिया था। तो ये इनेट टेम्परामेंट के बेसिस पे तीन मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आई थिंक ये एनसीईआरटी की साइकोलॉजी वाली बुक में कहीं तो है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। सो इजी, डिफिकल्ट या स्लो टू वार्म अप चाइल्ड, तो ये तीन तरीके के हैं। इसमें नो डायमेंशंस हैं, तो हो सकता है ये पूछा जाए कि थॉमस या चेस मॉडल में जो है वो कितने डायमेंशंस के बेसिस पे तीन टेम्परामेंट में चीजें डिवाइड की गई हैं, ओके। सो वो कितने? नो डायमेंशंस के बेसिस पे, बस इतना याद रखो। Which among them is or are used in open education model? ओपन एजुकेशन मॉडल में पीयर्स को यूज करना, प्रिंटेड मटेरियल यूज करना, प्रिंटेड मटेरियल या ऑडियो यूज करना, या फिर ऑडियो यूज करना। सो ओपन एजुकेशन मटेरियल में किसको यूज किया जाएगा जी? प्रिंटेड मटेरियल और ऑडियो को यूज किया जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर एम्फेसाइज करता है, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्विंग सेल्फ बेस्ड स्टडी, सो जो भी प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा वो अपने हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। हाउ मेनी फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ वर्क एजुकेशन? 5 फैक्टर्स हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस और वो सारे मैंने आपको बताए थे, 5 फैक्टर्स हैं, ओके। कौन से टोटल 5 हैं? एक ब्रॉड माइंडेडनेस है, कौन से 4 बच गए वो आप मुझे कमेंट करके बताना, अदरवाइज हम थियरी क्लास में तो करेंगे। ड्यूरिंग हैंड वॉश हु कैन अकम्पनी अ प्री प्राइमरी चाइल्ड? अगर छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली उसके साथ टीचर की बात करेंगे हम, पेरेंट नहीं आएगा स्कूल में, प्रिंसिपल भी सब बच्चों के हाथ धुलवाने नहीं जाएगा। बच्चे ऑलरेडी उसके पीयर भी तो छोटे ही हैं, तो उनको थोड़ी ना भेजेंगे, तो टीचर ही बचा, राइट। If the mother labels emotions, explain them and express warmth and enthusiasm towards her children from a really early age, what's going to be the impact on children? तो बच्चों पे क्या impact होगा? एक better emotional understanding होगी, उनके पास emotional words होंगे ज़्यादा। चिल्ड्रन ओवर इमोशनल बन जाएंगे या वो यूज करेंगे मोर इमोशनल वर्ड्स, या उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये दोनों ऑप्शन पहले वाले ऑप्शन में इंक्लूडेड हैं, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? तो जो फैलती हो, टीबी फैलती है जी, चिकन पॉक्स फैलता है, खसरा फैलता है, तो एक ही ऑप्शन बचा डायबिटीज, ठीक है। आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो वो फैल के आप तक नहीं आएगी, ओके। जेनेटिकली हो वो अलग बात है। In which model the training is provided in a training institute and transactional strategies are lecture, project work, etc. तो किस मॉडल में इनमें से the training is provided in training institutions, और इनके थ्रू, लेक्चर के थ्रू, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल हो गया ना, ओके। तो वो इंस्टीट्यूशन में जाके आपको जो है वो ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, ठीक है जी। ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस। टोटल 1200 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। आई होप आपको इन 1200 क्वेश्चन से बहुत कुछ फायदेमंद होंगी चीजें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग। टेक केयर, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास।